Hello everyone. Myself Navya from Creative Era. I know it's after long that I am uploading a video on my channel, but as I am now an 11th grader, so it is very hard for me to manage my studies with the social media. So yeah, but I thought to help all the 11th grade 10th grader students. I don't know that if you get my points very well or not, but yeah, I will try my best. So let's start. So our first chapter in bio is life processes, and now I am starting from bio. But if you will get my points or you will say, then I will also try to make videos for chemistry and physics. I know it is hard to explain physics like this, but yeah, we will see it later. So let's start. द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स वाट आर लाइफ प्रोसेस के पहले जितना पार्ट है वो आप रीड कर लेना. वो नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड लिखा है, तो उस पर इतना कुछ है नहीं, बट हम इसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 के बाद से. ओके, सो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इसमें बोला गया है कि जो हमारे मेंटेनेंस फंक्शन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मली होते रहते हैं जब हम कुछ बैठे होते हैं एक जगह पे, या फिर मतलब हम कुछ कर भी नहीं होते हैं, वो फिर भी चलते रहते हैं. इवन इफ़ वी आर स्लीपिंग और नॉट डूइंग एनीथिंग, and that is only said even when we are just sitting in class. As I said, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. So it is said, the main जो प्रोसेस होते हैं जो ये सब करते हैं, लाइक व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर हार्ट इज़ पंपिंग आवर ब्लड, एंड means hormones are released, particular hormones like sleeping hormone that regulates our sleep cycle and all, that are being इट इज़ लाइक वो अपना काम करते रहते हैं. इट इज़ नॉट लाइक हम सो रहे हैं तो वो भी सो रहे हैं. सो इट इज़ कॉमन, वी ऑल नो. बट जो ये सब प्रोसेस करते हैं लाइक जो ऑर्गन सिस्टम बना करके, तो उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. Then since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed from them. Obviously if कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही होगी. फिर चाहे हम पढ़ रहे हो, हम पढ़ते हैं या फिर चलते हैं, तो हमें उसके लिए खाना चाहिए होता है. जस्ट लाइक दैट, अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस हो रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. अब वो किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में उनके पास पहुंचती है, लाइक हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट होता है, देन वो एनर्जी ऑर्गन्स यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए. ओके, सो हम यही सब पढ़ेंगे आगे. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इस पर बोला गया है कि ये एनर्जी जो होती है वो हमारे बॉडी के बाहर से, मतलब हम जो इनटेक करते हैं फूड, वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के एक सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है, जिससे कि वो ऑर्गन्स अपना मतलब फंक्शन करते हैं प्रॉपरली. व्हेन which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. जो न्यूट्रिशन होता है, लाइक न्यूट्रिशन इज़ व्हाट यू नो, न्यूट्रिशन होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो अंदर जाके एनर्जी पे कन्वर्ट होता है. आप न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स पे कंफ्यूज मत होना. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमें उस खाने से हेल्दी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो अंदर जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये मेरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी, बट नाउ आई विल मेक यू क्लियर दिस. So if the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. अगर हमारे बॉडी को ग्रो करना है तो उसको रॉ मटेरियल्स एक्स्ट्रा, मतलब जो हम अपनी डाइट पे ले रहे हैं उसके अलावा, मतलब कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर हाइट और समथिंग, मतलब हमें अगर बढ़ना है तो हमें एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा फूड तो चाहिए ही हुआ. लाइक हम छोटे में कितना कम खाना खाते हैं, और फिर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारे फूड का इंटेक भी तो बढ़ता जाता है धीरे धीरे. बस वही चीज़ बोला गया. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can use the different kinds of nutritional process. So जो
लाइफ होती है अर्थ पे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होती है। तो हम जितने भी फूड सोर्सेज लेते हैं ये सारे कार्बन बेस्ड होते हैं, और डिपेंडिंग कार्बन में मतलब सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज़ करते हैं। The outside energy of the outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy may that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to kind of molecule the body needs to grow. ओके, सो इस लाइन में ये बोला गया है कि जो हम आउटसाइड सोर्सेज मतलब एनर्जी लेते हैं आउटसाइड सोर्सेज से, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, राइट। सो इन्वायरमेंट में मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैं, और हम हर फूड से मतलब हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी कॉमन होती है, ठीक है। अब ये जैसे हमने कुछ फूड खाया, देन उसके बाद वो अंदर जा कर के एनर्जी में, अब कॉम्प्लेक्स फूड से तो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती ना, हमारी बॉडी में पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जिसमें से कि सिंपल फूड मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, देन उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, सो डैट कि हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो पाएँ। सो इसके बाद फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इस सीरीज़ के लिए इसके लिए अ सीरीज ऑफ मतलब एक सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शन की जो कि नेसेसरी होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं वो सबसे कॉमन केमिकल मीन्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस क्या होते हैं, लाइक आप लोग ने ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। वैसे ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, उस पर ऑक्सीजन का ऐड होता है, और रिड्यूसिंग में रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद द प्रोसेस नहीं एक सेकेंड, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और बॉडी मतलब इन्वायरमेंट से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पायरेशन। अब देखो रेस्पायरेशन क्या होता है कि हमने जैसे कोई फूड खाया, अब हमें उसको ब्रेक डाउन मतलब उसको तोड़ना है सिंपलर फॉर्म्स में। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा कॉल आ गया था घर से। सो हाँ, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। सो रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने जैसे कोई फूड लिया एंड हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, राइट, फॉर मतलब breathing where we inhale oxygen and exhale CO2. So that oxygen is also used in breaking down of foods that we eat and simple sources, so that our body cells use that and food or nutrition that they get from it for performing life processes. Then in the case of a single celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of। so जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होते हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जैसे फूड एक्सचेंज मतलब फूड के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, मतलब उनके में एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब कुछ नहीं होता। may be needed because the entire surface of the organism is in direct contact with, because उनका जो पूरा बॉडी सरफेस होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है बॉडी मतलब environment के। So but what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? जैसे कि हमारी बॉडी क्या है कि बहुत लार्ज है और हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट के सरफेस के कांटेक्ट में तो नहीं है। सो हमारी बॉडी में क्या होगा, देन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वी ह्यूमंस ओनली, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट।
सो इस पे यही बोला गया है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके सारे सेल होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के। सो सिंपल डिफ्यूजन इसलिए इनफ नहीं होता है सारी रिक्वायरमेंट्स सेल की पूरी करने के लिए। ये अभी आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक पे। वी हैव सीन previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body. जो मतलब हमने अभी पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक पार्ट कैसे स्पेशलाइज होता है हर एक फंक्शन करने के लिए, और मतलब हर एक टिश्यू को मतलब काम मतलब उसका एक फिक्स होता है कि तुम्हें ये करना, मतलब सब सारे ऑर्गन मतलब टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते दैन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, तो उन सब का फिक्स होता है कि हमको ये हार्ट का मतलब ब्लड पंप करना है और हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है लाइक अल्वोलाई इन द लंग्स एंड लाइक एक्सक्रीटरी, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेल्स होते होंगे उनका ये होता होगा कि हमें मतलब यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से पास करके यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचानी है, ठीक है। देन व्हेन however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all other parts of the body need them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. So अब हमें खुद थिंक करना होगा लाइक हम फूड तो एक जगह से ले रहे हैं और वो सीधे हमारे स्टमक में जा रहा है, ठीक है। देन हमारे जो हार्ट मतलब हार्ट में जैसे ब्लड पंप हो रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती होगी हार्ट को, ठीक है। और हम ऐसे चल रहे हैं हमारे पैरों तक कैसे खाना जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पेट और पैर में काफ़ी मतलब डिस्टेंस है लाइक, तो उस पर हर जगह खाना पहुंचाने के लिए कोई तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए लाइक, वरना सबको कैसे मिलेगा खाना, थोड़ा एनर्जी मतलब। तो इस पर आगे when chemical reaction use carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. सो इसमें ये बोला गया है बेसिकली कि जब हम कार्बन सोर्स जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मतलब उस पर कार्बन सोर्स से यूज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके जो एनर्जी जनरेट होती है तो उस पर कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट तो निकलता ही होगा। और मतलब कि कुछ भी चीज़ करो तो उस पर कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है लाइक जो हमारे काम का नहीं होता है। देन जो वो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। सो हम उसको अपनी बॉडी पे रख तो सकते नहीं, उसको रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, ठीक है। तो उस जो वो बाई प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का प्रोसेस होता है बॉडी से उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डन। और अगर हम हम देखें कि बेसिक रूल्स जो हमारी मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होना चाहिए जो एक्सक्रीशन को मतलब एक्सक्रीशन करवाएगा, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी। सो जो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होगा जो कि एनर्जी पहुंचाएगा वो सारी जगह से वेस्ट लेते हुए एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाएगा ताकि वो वहाँ से वेस्ट को एक्सक्रीट कर सके, ठीक है। देन लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो हम अब इन सारे प्रोसेस को एक करके पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। तो हमने ये यहाँ पे पढ़ा था कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के। सो इसलिए हमको ऑक्सीजन चाहिए,
ऑक्सीजन इनसफिशिएंट, मतलब डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। और जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनका तो एक ही सेल है ना, तो अब वो जैसे अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो उनका कोई ना कोई, मतलब सेल का कोई ना कोई सा फेस तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा। देन एक सेल है तो उसमें कितनी ही ऑक्सीजन चाहिए होगी, थोड़ा मतलब बेसिक है ये। सेकेंड, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। इस पर ये पूछ रहा है कि हम किस क्राइटेरिया से ये कह सकते हैं, मतलब किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है, ठीक है। तो अब ये मत लिखना कोई भी कि मतलब कोई जग रहा है, चल रहा है, तो इसलिए इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता है। एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि किसी की बॉडी की ग्रोथ हो रही है, लाइक मतलब कोई ग्रोथ कर रहा है, उसका सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं बॉडी परफॉर्म कर रही है प्रॉपरली, एंड उसमें मतलब सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो सब प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। सो यही सब क्राइटेरिया हैं। देन व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन पे, बाय एन ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए। सो इसके लिए आप थोड़ा इस वाले पेज पे आना। देन सेकेंड पैराग्राफ पे फोर्थ लाइन पे फोर्थ 1 2 3 4 5 सिक्स्थ लाइन पे लाइक वहाँ पे लिखा है, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल्स क्यों चाहिए होते हैं, ताकि एडिशनल ग्रोथ हो पाए बॉडी की। ओके, देन फोर्थ, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर मतलब which are performing body functioning of a human being are essential for maintaining life, so that मतलब तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कोई भी एक लाइफ प्रोसेस में जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक नहीं हुआ देन दैट ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। ओके, देन न्यूट्रिशन। सो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. Now, nutrition basically क्या होता है कि अभी मैंने आपको ऊपर एक बार बताया था कि जब हम मतलब कोई भी फूड लेते हैं अपनी बॉडी पे और उसको ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी के मतलब प्रोसेसेस जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं उसको उसकी फंक्शनिंग में उसको यूज़ करते हैं, देन दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो नहीं होता है जो हम प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फूड से, वो नहीं होता है। न्यूट्रिशन ये होता है कि हम कुछ खाना खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है वेरियस फंक्शंस करने के लिए। Then, how do living things get their food? The general requirement for energy and raw material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. तो जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी और मटेरियल की वो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है, बट वो पूरी अलग अलग तरीके से होती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इस लाइन पे कैन यू गेस की किसकी बात हो रही है? इस पे प्लांट्स की बात हो रही है। तो इस पे क्या बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म पे होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप और एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीन्स कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अपटेक करते हैं जिसको कि ब्रेक डाउन करना होता है बॉडी में यूज़ करने के लिए, मतलब एनर्जी लेने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो इसके लिए
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एंजाइम्स इसको। डू यू नो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब जैसे जस्ट इमेजिन कि कोई रिएक्शन एकदम अपने नॉर्मल स्पीड से हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल पेस से हो रहा है जैसे वो नॉर्मली होता है। अगर हमने उस पर कुछ ऐसा एडिशनल सोर्स डाला जिससे कि वो फास्ट होने लगे, ठीक है, लाइक कोई रिएक्शन हो रही है, हमने उस पर कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया कि जिससे वो जल्दी से हो जाए, जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम लगे, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब इस पे बायो पे यूज़ हो रहा है, इसलिए मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. तो जो heterotrophs होते हैं वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। लाइक अब आप देखो डायरेक्टली कैसे होते हैं कि डायरेक्टली तो होते ही हैं, और इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि लाइक डैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो जो एनिमल्स लाइक कोई मीट खाता है या फिर कुछ भी, तो जो वो गोट का मीट होता है, लाइक गोट ने भी तो कुछ ग्रास वगैरह खाया होगा, तब जाकर वो मतलब इस कैपेबल बनी कि वो अच्छा मीट प्रोड्यूस, मतलब उसकी बॉडी अच्छी ग्रो कर पाए। ऐसे कह सकते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एनिमल्स और फंजाई आते हैं ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, वो फोटोसिंथेसिस से फुलफिल होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो बाहर के सब्सटेंसेस को कैप्चर मतलब लेते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म, एनर्जी को स्टोर करने के फॉर्म पे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो आउटसाइड मटेरियल होता है वो बेसिकली होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको कि कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने में। We will study the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। जो carbohydrates मतलब जैसे हमने मान लो 10 kg कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ने ले लिया, उसके बाद 5 kg यूज़ कर लिया, देन 5 kg क्या होता है कि वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व के ऐसे स्टोर हो जाता है जो कि जब रिक्वायर होती है मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की, तब प्लांट यूज़ करता है उसे। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज seen in and where some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of ग्लाइकोजन। तो ये ऐसी सेम सिचुएशन हमारी बॉडी पे भी देखी जाती है कि जब हम लोग कोई मतलब फूड खाते हैं तो उस पे से जो एनर्जी मिलती है वो उसकी थोड़ी एनर्जी हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं लिवर पे। नाउ इधर एक रिएक्शन दिया 6CO2 + 12H2O, then in the presence of chlorophyll and sunlight C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। नाउ इसे ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6 को। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम पे आ सकती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लर्न कर लेना। देन लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग, ये जो 3 स्टेप्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, ऐसे ही लिख कर के आना, मतलब छोटे भी हैं एक्चुअली, दैट इज़ वाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला स्टेप होता है कि लाइट एनर्जी
को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल से। मतलब जो क्लोरोफिल होता है बेसिकली जो ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है लीफ को, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर जो लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब किया उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करा जाता है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो ना देखो जो वाटर होता है वो रूट से मिलता है हम लोग को बेसिकली, और जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी पढ़ा था कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, तो उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। मतलब ये जो स्टेप्स है वो तुरंत नहीं होते एक दूसरे के बाद, थोड़ा टाइम गैप पे होता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब जैसे कि एग्जांपल में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन उसके बाद जब डे होता है, जब सुबह होती है, तो मतलब उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर वो सनलाइट जब मिलती है उन्हें, तब वो क्लोरोफिल का यूज़ मतलब क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करके फिर उसको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. So यहाँ पे क्लोरोफिल, ओके। सो क्लोरोफिल का डायग्राम तो इतना क्लियरली नहीं है। इफ़ यू केयरफुली, अगर आप केयरफुली एक लीफ के क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो नोटिस करोगे कि उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स हैं। तो वो जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर की क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट उसको आप लेटर 11th में पढ़ोगे। तो उसके बाद लेट अस नाउ, अब ये जो एक्टिविटी है, अब आधे बच्चे तो यही करते हैं कि लाइक इग्नोर कर दो, एक्टिविटी से क्या ही आएगा। बट आई बेट यू हमारे मतलब लास्ट ईयर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम पे इस एक्टिविटी से तो नहीं, एक एक्टिविटी है अभी आगे, उससे मतलब वो मेरे पे आई हुई थी, वो मेरे यही थी शायद, हाँ यही थी एक्चुअली मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो ये सेम एक्टिविटी मेरे एग्ज़ाम पे आई हुई थी।